आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम को जिसका नाम है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स और इस पोएम को लिखा है W.H. ओडन ने। देखिए, जैसा कि हमें इस पोएम के टाइटल से ही पता चलता है, इन मेमोरी मतलब याद में, किसी की याद में इस पोएम को लिखा गया है। और किसकी याद में? W.H. ओडन ने इस पोएम को लिखा है, W.B. ईट्स की याद में इस पोएम को लिखा गया है। देखिए, W.B. ईट्स की डेथ हो गई थी। इस पोएम को W.B. ईट्स की डेथ के बाद ही ओडन ने लिखा है, तो ये पोएम जो है ये एलेजिक फॉर्म में लिखी गई है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बता देता हूं। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स बाय W.H. ओडन वॉज रिटन इन 1939। देखिए, जो ये पोएम है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स जो है ये लिखी गई थी 1939 में। इसका मतलब ये है कि जो W.B. ईट्स हैं उनकी डेथ भी जो है कब हुई थी? 1939 में ही हुई थी। और किस मंथ में हुई थी? जनवरी के मंथ में हुई थी उनकी डेथ। और जनवरी का महीना कैसा होता है? ठंड का मौसम होता है, बहुत ज्यादा ठंड उसमें पड़ती है। तो 1939 में जनवरी के महीने में W.B. ईट्स की डेथ हुई थी, फॉलोइंग द डेथ ऑफ द आयरिश पोएट W.B. ईट्स इन जनवरी ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मैं ये चीज आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो W.B. ईट्स की डेथ है वो 1939 में जनवरी के महीने में हुई थी। बढ़ते हैं आगे। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स इज ए 3 पार्ट पोएम। देखिए, इस पोएम को ओडन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इन पार्ट्स के अंदर भी आपको अलग अलग लेंथ के स्टैंजास देखने के लिए मिलेंगे। और इस पोएम के अंदर ओडन ने पहले 2 पार्ट्स के अंदर राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया है। 3rd पार्ट के अंदर हमें राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस पोएम को समझना। देखिए, पहला पार्ट ये है और यहां पर मैंने आप लोगों के लिए पार्ट नेम मेंशन कर दिया है। जिस तरह से पोएम के पार्ट्स आएंगे और वो आपको दिखते रहेंगे, आप नोटिस कर सकते हैं कि हम क्या चीज किस पार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट को पढ़ना। He disappeared in the dead of winter। देखिए, यहां पर अगर आप यहां पर इस disappeared का मतलब गायब होना करेंगे तो सेंस ठीक से नहीं निकल के आएगा। तो इसका मतलब है यहां पर he died। जो ओडन है वो कहते हैं W.B. ईट्स को ही डाइड इन द डेड ऑफ विंटर। W.B. ईट्स जो मर गए थे, कब मर गए थे? डेड ऑफ विंटर में, मतलब बहुत सर्दी का समय था जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी। द ब्रूक्स वर फ्रोजन, और जो ब्रूक्स थे वो भी फ्रोजन हो चुके थे, मतलब जम चुके थे। देखिए, ब्रूक्स क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये होता है ब्रूक्स। आपने ये देखा होगा इस तरह का नजारा गांवों में, इस तरह के जो नाले से बड़ा जो होता है उसको ब्रूक बोला जाता है। और ये जो थे ना ब्रूक्स, वो क्या हो चुके थे? जम चुके थे। द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और जो एयरपोर्ट्स हैं जहां पर हम लोग हवाई जहाज में बैठकर जाते हैं उन्हें एयरपोर्ट्स कहा जाता है, और वो ऑलमोस्ट रेगिस्तान बन चुके थे, डिजर्ट बन चुके थे। कैसे? वहां पर देखिए, सर्दी के मौसम में जो है लोग यात्रा नहीं करते, दूर दूर तक कोई भी यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो कह रहे हैं कि सर्दी इतनी ज्यादा थी कि जो ब्रूक्स थे वो जम चुके थे और जो एयरपोर्ट्स थे वो रेगिस्तान की तरह खाली हो चुके थे। एंड सिनो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैच्यूज, और जो सिनो हैं मतलब जो बर्फ पड़ रही थी आसमान से, उन्होंने जो पब्लिक प्लेस पे स्टैच्यूज लगे हुए थे जिन्हें पब्लिक देखने के लिए जाती थी, वो कैसे हो चुके थे? डिसफिगर्ड हो चुके थे। अब इस डिसफिगर्ड का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई स्टैचू है, उसके ऊपर बर्फ जमने लगी, तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि उसकी आंख जो है कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है, नाक उसकी कैसी है, क्योंकि उस पर बर्फ जम चुका है, वो डिसफिगर्ड हो चुके हैं। तो सर्दी इतनी थी कि स्नो की वजह से जो स्टैचूज थे वो भी डिसफिगर्ड हो चुके थे। द मरकरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, और जो मरकरी है, मरकरी का मतलब यहां पर बुध ग्रह की बात नहीं की गई है, पारे की बात की गई है। मरकरी मतलब पारा, वो भी नीचे जा रहा था। जिस तरह से डाइंग डे का मतलब है जिस तरह से दिन जो है ढलता हुआ जा रहा था। ठंड तो डे टाइम में भी पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन जो है वो ढलता जा रहा था, जो पारा है वो भी माइनस में जाता जा रहा था। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव, और जो भी ठंड को नापने के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे वो एग्री कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एग्री कर रहे थे। क्या एग्री कर रहे थे? द डे ऑफ हिज डेथ वाज ए डार्क कोल्ड डे। वो क्या एग्री कर रहे थे कि जो उनकी मृत्यु का दिन था, W.B. ईट्स की मृत्यु का दिन था, वो इस सर्दियों का बहुत ज्यादा सर्दी वाला दिन था। उस दिन सर्दी जो है ना वो बहुत ज्यादा थी।
बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। फार फ्रॉम हिज इलनेस, फार फ्रॉम हिज इलनेस का मतलब है कि यदि हम उनकी इलनेस से हटकर बात करें, उनकी बीमारियों से हटकर बात करें, WB ईट्स से हटकर बात करें, कि यदि हम उनके हटा दें तो इस दुनिया में उनके होने से या ना होने से क्या प्रभाव पड़ रहा था, तो आगे हमें पता चलेगा क्या प्रभाव पड़ रहा था। द वोल्व्स रेन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो वोल्व्स थे, जो भेड़िए थे, वो क्या कर रहे थे, भाग रहे थे हमेशा की तरह। कहां पर भाग रहे थे, एवरग्रीन, जो सदाबहार फॉरेस्ट है ना, जंगल है, वहां पर भाग रहे थे। मतलब उन पे कोई प्रभाव नहीं था WB ईट्स की इलनेस का या उनकी डेथ का। द पीजेंट रिवर वॉज अनटेम्प्टेड बाय द फैशनेबल क्विज, और जो पीजेंट रिवर है, देखिए पीजेंट किस चीज को बोला जाता है, जो चीज गवार होती है या फिर गांव की होती है, मतलब रिवर। देखिए गांव के लोग बुरा ना माने, जो पोएट्री में लिखा हुआ है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ। जो गांव की जो रिवर होती है ना, और आप लोग इसे एक्सेप्ट भी करोगे, जो गांव की रिवर होती है वो अनटेम्प्टेड होती है। अनटेम्प्टेड का मतलब क्या है यहां पर, अनअट्रैक्टिव होना। किस चीज से अनअट्रैक्टिव होना, बाय द फैशनेबल क्विज। इसका मतलब है घाटों से। जो आपने शहर की नदियां देखी होंगी, मान लीजिए आप ऋषिकेश जाते हैं, वहां पर घाट देखते हैं, वहां पर घाट सजे रहते हैं, लोगों की भीड़ होती है। तो गांव की जो नदियां होती है ना, उनके घाटों को सजाया नहीं जाता, वहां पर लोगों की भीड़ आपको नहीं देखने के लिए मिलती। तो वो कैसी होती हैं, अनटेम्प्टेड होती हैं, अनअट्रैक्टिव होती हैं। बाय मॉर्निंग टंग्स, और मॉर्निंग का मतलब होता है शोक करना, विलाप करना। टंग्स का मतलब है लोग। यहां पर लोग जो भी WB ईट्स की डेथ के बाद विलाप कर रहे हैं। द डेथ ऑफ द पोएट वॉज कैप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स, और उनकी पोएम्स, WB ईट्स की पोएम को उन लोगों से दूर रखा गया था। किन लोगों से, जो लोग उनकी डेथ को विलाप कर रहे हैं, उनकी डेथ पर शोक बना रहे हैं, उन लोगों को WB ईट्स की पोएम के बारे में पता नहीं है। मतलब ये बात हो रही है उनकी डेथ के तुरंत बाद की, वो लोग विलाप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि पोइट्री के माध्यम से वो अमर हो चुके हैं। तीसरा स्टैंजा है, बट फॉर हिम इट वॉज हीज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ। देखिए ये जो स्टैंजा है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि इस स्टैंजा में हॉस्पिटल का सिनेरियो दिखाई देगा कि कैसे किस तरह की चीजें हॉस्पिटल में होती हैं जब एक इंसान हॉस्पिटल के अंदर होता है। बट फॉर हिम, WB ईट्स के लिए यहां पर कहा गया है बट फॉर हिम, और WB ईट्स के लिए इट वॉज हीज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ, और जीवित प्राणी के जैसे, जीवित जीव के जैसे उनके लिए क्या थी, ये एक लास्ट आफ्टरनून थी, एक लास्ट शाम थी। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सिस एंड र्यूमर्स, और आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब आप लोग रहते हैं और कोई ऐसा इंसान एडमिट होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो नर्सिस का आना जाना है वो लगा रहता है, वो टाइम टू टाइम चेकअप्स करते रहते हैं, और लोग उनसे पूछते रहते हैं और बाहर अफवाह फैलाते रहते हैं किस तरह की, कि अरे वो अब ठीक नहीं हो पाएंगे, अब वो चले गए, अब वो ऐसी स्थिति में है, वैसी स्थिति में। रूमर्स चलते रहते हैं, नर्सिस से अलग अलग लोग पूछते रहते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं। द प्रोवेंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड, और देखिए यहां पर प्रोवेंसेस का मतलब है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, मतलब WB ईट्स की बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। द स्क्वायर्स ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी, और उनका दिमाग जो है ना, जो उनका दिमाग है वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब उनके दिमाग में सोचने समझने की क्षमता जो है ना वो नहीं रही थी, उसको उन्होंने खो दिया था। साइलेंस इन्वेडेड द सबर्ब्स, और साइलेंस जो है मतलब चुप्पी जो है उसने भी आक्रमण कर दिया था। किस चीज पर, उनके सबर्ब्स पर। सबर्ब्स मतलब उनके आउटर पार्ट जो है बॉडी के, जैसे कि हाथ है, पैर है, इन सब लोगों ने चीजों ने काम करना बंद कर दिया था। देखिए दो तरह के ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे इंटरनल होते हैं, जो इनर पार्ट्स होते हैं जैसे कि लंग्स है, किडनी है, इस तरह के पार्ट्स को हम इनर पार्ट कहते हैं, और जो बाहरी पार्ट हैं जैसे कि हमारा हाथ है, ठीक है, नाक है, पैर हैं, इस तरह के पार्ट जो है उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, और जो उनकी फीलिंग्स था, जो करंट था उनकी फीलिंग्स का, वो प्रवाह था, वो पूरी तरह से रुक चुका था। ही बिकेम हिज एडमायरर्स, और जो WB ईट्स हैं वो डेथ के एडमायरर बन गए, मतलब उनकी मृत्यु जो है ना हो चुकी थी। सारी की सारी चीजों ने, उनकी बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था। इसका मतलब उनकी मृत्यु जो है हो चुकी है, और उनकी मृत्यु के बाद हमें देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह का सिनेरियो अब यहां पर चल रहा है। नाउ ही इज स्कैटर्ड अमोंग 100 सिटीज,
और यहां पर ओडन कहते हैं कि अब उनकी मृत्यु के बाद WB ईट्स ही जो है ना, WB ईट्स के लिए यहां पर इस्तेमाल किया गया है। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं, कहां पर? सैकड़ों शहरों में। अब पहले वो एक शहर में रहते थे, लेकिन अपनी पोइट्री के माध्यम से अब वो सैकड़ों शहरों में फैले हुए हैं। एंड होली गिवन ओवर टू अनफैमिलियर अफेक्शन, और पूरी तरह से अनफैमिलियर अफेक्शन मतलब जो अनजान लोग हैं वो भी उनको अपना प्यार दे रहे हैं। कैसे? उनकी पोइट्री को पढ़ रहे हैं और उनके बारे में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो अपना प्यार उन्हें दे रहे हैं। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड, और ये पोइट्री एक दूसरे से बढ़ती हुई जा रही है, उसकी प्रशंसा होती रही है। जैसे लोग एक दूसरे को पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं और वो एक दूसरे को बताते हैं, तो ऐसे ही ये पोइट्री जो है ना फैलती हुई जा रही है। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस मतलब उनकी खुशी जो है वो बढ़ती जा रही है। कहां पर? अनदर काइंड ऑफ वुड। अनदर काइंड ऑफ वुड मतलब उनकी पोइट्री की प्रशंसा अब कहां से निकलकर? शहरों से निकलकर विदेशों तक पहुंच चुकी है। यहां पर वुड का मतलब है विदेश, विदेशों तक उनकी पोइट्री पहुंच चुकी है। एंड बी पनिश्ड अंडर ए फॉरेन कोड ऑफ कंसाइंस, और जब भी उनकी पोइट्री किसी को पसंद नहीं आती तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनको पनिश करते हैं ए फॉरेन कोड ऑफ कंसाइंस। और जब उनकी पोइट्री नहीं लिखी होती, किसके तरीके से? जो फॉरेन में रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो किए जाते हैं पोइट्री लिखने के लिए, जो भी लिटरेरी डिवाइसेस उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, यदि उन्हें उनका कमी मिलती है तो लोग उन्हें क्या करते हैं? पनिश करते हैं, कंडम करते हैं, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। द वर्ड्स ऑफ ए डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द वर्ड्स ऑफ द लिविंग, और जो द वर्ड्स ऑफ ए डेड मैन मतलब जो पोइट्री है WB ईट्स की, अब उसे मॉडिफाई करने के लिए वो तो आएंगे नहीं, वो मॉडिफाई की जाती है किसके द्वारा? जो लिविंग पर्सन है उनके द्वारा ये पोइट्री उनकी मॉडिफाई की जाती है। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। बट in the importance and noise of tomorrow when the brokers are roaring like beats on the floor of the boards। देखिए इन दो लाइनों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि WB ईट्स की डेथ के बाद किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो चीजें थी, जो भेड़िए थे, मैंने आपको पिछले स्टैंजा में बताया था कि जो भेड़िए थे वो दौड़ रहे थे, अपना काम कर रहे थे, कोई भी चीज नहीं रुकी थी। तो एक और एग्जांपल यहां पर ओडन हमें देते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं, जो शेयर मार्केट में आपने यदि कभी पैसा लगाया होगा तो ब्रोकर्स होते हैं, जब जिनको आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, तो जो ब्रोकर्स है ना वो दहाड़ रहे हैं, रोर कर रहे हैं। किस चीज के बारे में कर रहे हैं? कि जो आज का दिन है, इन द इंपोर्टेंस एंड द नॉइस ऑफ टुमारो, वो जो आज का दिन है वो कैसा रहा, कौन सा शेयर ऊपर गया, कौन सा शेयर नीचे गया, और इस शेयर की स्थिति कल क्या होगी। तो ब्रोकर्स जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। लाइक बीट्स, बीट्स का मतलब है जानवरों की तरह। अब जानवरों की तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में हजारों लाखों शेयर्स होते हैं, कोई किस शेयर की बात कर रहा है, कोई किस शेयर की बात कर रहा है, तो वो जानवरों की तरह बात कर रहे हैं। कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो माइंड पे आपका कंट्रोल ऑलमोस्ट खो चुका होता है। ऑन द फ्लोर ऑफ बोर्ड्स, देखिए यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल जो हुआ है ये ऐसे शेयर बाजार के लिए इस्तेमाल हुआ है जो नॉन यूरोपियन कंट्री के शेयर बाजार हैं, स्पेशली फ्रांस के शेयर बाजार की यहां पर बात की गई है। तो इन दो लाइनों में कहते हैं किसी भी चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो ऐसे ही अपना काम आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। एंड द पुअर्स हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड। देखिए जो पुअर हैं, पुअर लोग हैं ना, उनका काम क्या है? सफर करना, काम करना, डेली डेली मजदूरी करना और अपना घर चलाना। तो उनका जीवन जो है ना नॉर्मल तरीके से जैसा चलता हुआ आ रहा है वैसा ही उनका जीवन चल रहा है। कोई भी बदलाव उनके जीवन में नहीं आया है WB ईट्स के होने से या ना होने से। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम। देखिए ईच का मतलब है हर एक आदमी, सेल का मतलब है अपने घरों में। जो हर एक आदमी अपने घरों में रहता है ना वो अपनी फ्रीडम के साथ, जो भी उसे फ्रीडम मिली हुई है उस फ्रीडम से कन्विंस्ड है, उस फ्रीडम का कायल है, उस फ्रीडम को वो इंजॉय कर रहा है। ए फ्यू थाउजेंड विल थिंक ऑफ दिस डे, मतलब इस संसार में अरबों की संसार की जो संख्या है उसमें से कुछ ही, मात्र हजारों लोग ही सोचेंगे इस दिन के बारे में। एज वन थिंग्स ऑफ द डे, और जब भी कोई इस दिन के बारे में सोचेगा, व्हेन, जब भी वन डिड समथिंग स्लाइट अनयूजुअल, तो उसे ऐसा लगेगा कि उस दिन कुछ अनयूजुअल हुआ था, कुछ अलग हुआ था जो उसकी लाइफ में नहीं होता है।
What instruments we have agreed, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास थे वो एग्री करते हैं किस चीज से? The day of his death was a dark cold day. उसकी जो W.B. Yeats की मृत्यु का दिन था वो कैसा था? A dark cold day था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ठंड का दिन था। तो यहां पर पहला पार्ट पोएम का समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। यू वर सिली लाइक अस, यहां पर ओडन W.B. Yeats के बारे में कहते हैं कि यू वर सिली, तुम भी हमारी तरह सिली थे। कैसे थे? सिली थे, मूर्ख थे तुम हमारी तरह, मतलब तुम हमारी तरह ही कॉमन थे, तुम कोई स्पेशल पर्सन नहीं थे। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, और जो तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारा गिफ्ट क्या है? पोइट्री लिखने का। जो तुम्हारे अंदर कला थी, काव्य लिखने की, पोइट्री लिखने की जो कला थी, उसने तुम्हें क्या कर दिया? सर्वाइव इट ऑल, तुम्हें उसने क्या कर दिया? अमर बना दिया। पेरिस ऑफ रिच वुमेन फिजिकल डिके योरसेल्फ। देखिए यहां पर पेरिस ऑफ रिच वुमेन जो हैं पैट्रोन्स के लिए कहा गया है। जो W.B. Yeats की पैट्रोन है, पैट्रोन आप जानते होंगे किसको कहते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, पैट्रोन होते हैं वो किसी भी राइटर को सपोर्ट करते हैं, उनकी राइटिंग्स के लिए, उनके वर्क्स की पब्लिकेशन के लिए, फाइनेंशियली जो है उनको वो हेल्प करते हैं। जो पैट्रोन है ना, जो W.B. Yeats की पैट्रोन है, उन्होंने तुम्हारी पोइट्री को जिंदा रखा है। फिजिकल डिके, और जो फिजिकल डिके मतलब जो शारीरिक तौर से तुम पूरी तरह से खत्म हो चुके हो, लेकिन अपनी पोइट्री के माध्यम से आज भी तुम जीवित हो। मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री, और जो मैड आयरलैंड है, मतलब यहां पर आयरलैंड की बात की गई है, आयरलैंड की दशा की बात की गई है कि जो आयरलैंड की दशा थी उस समय पर उसने तुम्हें क्या किया? हर्ट किया, और तुमने उस चीज को किस चीज में तब्दील कर दिया? अपनी पोइट्री में कन्वर्ट कर दिया। अपने वर्ड्स को पोइट्री के थ्रू तुमने लोगों तक पहुंचाया। नाउ आयरलैंड हैज हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल, और जो आयरलैंड का जो मैडनेस है तुम्हारी डेथ के बाद भी, तुम्हारी इस पोइट्री के बाद भी वो कंटिन्यू है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। जो आयरलैंड का मौसम है ना, उसमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है तुम्हारी पोइट्री के बाद भी। फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, क्योंकि पोइट्री किसी चीज में बदलाव नहीं करती। इट सर्वाइव्स, ये सर्वाइव करती है इन द वैले ऑफ इट्स मेकिंग, लोगों के दिलों में। और किन लोगों के दिलों में? सिर्फ रहती है ये जो लोग इसे लिखते हैं। तो सभी लोगों पर ये पोइट्री इंपैक्ट डाले ऐसा जरूरी नहीं है। वेयर एग्जीक्यूटिव्स वुड नेवर वांट टू टेम्पर, और एग्जीक्यूटिव्स का मतलब है जो अधिकारी लोग होते हैं, जिनमें अधिकार होता है, जिन्हें किसी भी वर्ड को मॉडिफाई करने का, किसी भी चीज को बदलने का। वो टेम्पर का मतलब होता है चेंज करना, किसी भी चीज को चेंज करना, अपने तरीके से उसमें बदलाव करना। तो जो अधिकारी लोग हैं ना, किसी चीज में कोई बदलाव नहीं करना चाहते। तो यहां पर जो आयरलैंड का मौसम है, जो वेदर है, जो स्थिति है, जो उसकी मैडनेस है, वो बरकरार है आज भी तुम्हारी पोइट्री के बाद भी। लेकिन तुम्हारी पोइट्री सर्वाइव करती है कहां पर? फ्रॉम रेंचेस ऑफ आइसोलेशन, जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं ना, जहां पर लोग एकांत में रहना चाहते हैं, वहां बैठकर तुम्हारी पोइट्री को पढ़ते हैं। एंड द बिजी ग्रीफ्स, और जो लोग होते हैं, जो बिजी ग्रीफ का मतलब है जिनके पास दुख बहुत ज्यादा होते हैं। जो बिजी का मतलब है कोई भी चीज जिससे आपको फुर्सत ही ना मिले, आप बहुत ज्यादा बिजी हो, किस चीज से? ग्रीफ से, मतलब आपके पास दुख जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो लोग वो पोइट्री को पढ़ते हैं। आपकी पोइट्री सर्वाइव करती है कहां पर? रो टाउन्स के अंदर। रो टाउन्स मतलब जो बड़े बड़े सिटी हैं, वहां पर तो लोगों के पास टाइम नहीं होता पोइट्री पढ़ने का, लेकिन जो फैले हुए छोटे छोटे टाउन जो है ना, वहां पर जो आपकी पोइट्री है सर्वाइव करती है। दैट वी बिलीव एंड डाई इन, इट सर्वाइव्स ए वे ऑफ हैपनिंग ए माउथ, और जो पोइट्री का स्वर है ना, जो पोइट्री की आवाज है, वो इन लोगों के द्वारा ही उठाई जाती है। किन लोगों के द्वारा? जो बड़े बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, जो दुखी लोग होते हैं, या फिर रो टाउन्स में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के द्वारा इस वॉइस को, इस पोइट्री को पढ़ा जाता है और दूसरों को सुनाया जाता है। और देखिए यहां पर पोएम का तीसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है, और इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर आपको राइमिंग स्कीम देखने के लिए मिलेगी। तो पढ़ते हैं इस पार्ट को भी। रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, विलियम Yeats is laid to rest, let the Irish vessel lie emptied of its poetry। देखिए यहां पर W.B. Yeats के बारे में ओडन कहते हैं, और किससे कहते हैं? अर्थ से कहते हैं। अर्थ को संबोधित करते हैं यहां पर
अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके वो अर्थ से कहते हैं कि WB ईट्स, जो WB ईट्स हैं इज लेट टू रेस्ट, अब वो तुम्हारी गोद में लेट चुके हैं। किस चीज के लिए? रेस्ट करने के लिए वो लेट चुके हैं तुम्हारी गोद में। तो उन्हें अर्थ से कहते हैं तुम रिसीव करो एन ऑनर्ड गेस्ट, और एक सम्मानित व्यक्ति को तुम रिसीव करो क्योंकि वो तुम्हारी गोद में रेस्ट करने के लिए आ रहा है। लेट द आयरिस वेसल लाई एम्प्टीड ऑफ इट्स पोएट्री, और जो ये आयरिस वेसल है मतलब जो आयरिस पोएट है अब ये खाली ही हो चुका है किस चीज से? अपनी पोएट्री से, क्योंकि अब ये मर चुके हैं, आप पोएट्री नहीं लिख पाएंगे। तो ये आयरिस पोएट जो है ना, ये आयरिस वेसल जो है अब खाली हो चुका है, अब ये कोई भी पोएट्री नहीं लिख पाएगा, अब ये तुम्हारी गोद में आकर आराम करेगा। यहां पर अगला स्टैंजा है, इन द नाइटमेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क एंड द लिविंग नेशंस वेट ईच सेक्वेस्टेड इन इट्स हेट। देखिए इन 4 लाइनों का मतलब है कि जो नाइटमेयर होता है, नाइटमेयर किसे कहते हैं? जो रात में डरावने सपने आते हैं, काली रात में जो डरावने सपने आते हैं। कब? किस तरह के? जैसे कि यूरोप में जो कुत्ते हैं ना वो भौंकते रहते हैं, बहुत भेड़िए की तरह जो कुत्ते होते हैं ना वो भौंकते रहते हैं। मतलब इसका यहां पर ये है, जो यूरोप के जो लोग हैं ना वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, संसार में बहुत ही अराजकता टाइप की चीजें अब फैल चुकी हैं। तो ये कैसा हो चुका है? एक नाइटमेयर की तरह हो चुका है। एंड द लिविंग नेशंस वेट, और जो लिविंग नेशन है मतलब जो अच्छे नेशन हैं, ईच सेक्वेस्टेड इन इट्स हेट। सेक्वेस्टेड का मतलब होता है अलग कर लेना, तन्हा कर लेना अपने आप को इन सारी चीजों से। जो अच्छे नेशंस हैं उन्होंने क्या कर लिया है? अपने आप को अलग कर लिया है इन सारी हेट से। जो भी हेट इस संसार में, जो भी नफरत इस संसार में फैली हुई है ना, वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो अच्छी चीजों को ही फॉलो करते हैं। तो ये सारी की सारी जो धरती है, यहाँ के लोग हैं, अपनी एक्टिविटी के चलते तो क्या देख रहे हैं? अब ये नाइटमेयर देख रहे हैं, दिन दहाड़े इनको नाइटमेयर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यहां पर किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। इंटेलेक्चुअल डिस्ग्रेस, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक और डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान। स्टेयर्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस, जो इंटेलेक्चुअल अपमान है वो देखा जा सकता है किस पे? एवरी फेस पर, हर इंसान के चेहरे पर ये अपमान देखा जा सकता है। एंड द सीज ऑफ पिटी लाई लॉक्ड एंड फ्रोजन इन ईच आई, और लोगों के दिलों में, दिमाग में कहीं भी किसी भी तरह की जो पिटी है, जो दया है ना तो उनकी आंखों में देखी जा सकती है, ना उनके दिलों में देखी जा सकती है। उनके दिलों में ये पिटी क्या है? लॉक हो चुकी है। उनकी आंखों में जो ये पिटी है वो क्या हो चुकी है? फ्रोजन हो चुकी है, जम चुकी है। तो इस पिटी को अब नहीं देखा जा सकता। लोगों के अंदर दया नहीं है, क्रूएल हो चुके हैं लोग, एक दूसरे पर अत्याचार करने पर तुले हुए हैं यहाँ के लोग। कोई भी पोइट्री के बाद भी कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग पोइट्री अभी वहां के पढ़ ही नहीं रहे थे। फॉलो पोएट, फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट विद योर अनकंस्ट्रेन्ड वॉइस स्टिल परस्यूड अस टू रिजॉइस। देखिए यहां पर ओडन कहना चाहते हैं लोगों से कि तुम्हें क्या करना है? फॉलो पोएट, लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हें पोएट को फॉलो करना है। फॉलो राइट, और वहां पर भी जो पोएट्री के अंदर तुम्हें अच्छी चीज मिलती है या इस संसार से अच्छी चीज मिलती है, उन सारी चीजों को तुम्हें फॉलो करना है। अनकंस्ट्रेनिंग का मतलब होता है जो आपकी फ्री वॉइस है, उस वॉइस को आपको रेज करना है, उस वॉइस को आपको उठाना है, उस आवाज को उठाना है। स्टिल परस्यूड अस, और परस्यूड का मतलब होता है राजी करना। और किस चीज के लिए राजी करना? रिजॉइस के लिए। उस आवाज को उठाना है और लोगों को ऐसे भाषण देने हैं, ऐसे शब्द लोगों तक पहुंचाने हैं जो उनके आनंद का कारण बन जाएं। तो अपने दिलों में पिटी लेकर आओ, ऐसे स्वर बोलो जो लोगों को पसंद आए। जो तुम्हारी फ्रीडम है वॉइस की, उसका इस्तेमाल करो। यहां पर लोगों से ओडन ये कह रहे हैं। With the farming of a verse, making vineyard of the curse, sing a human unsuccess in a rapture of distress। देखिए यहां पर ओडन एक बार फिर से कहते हैं कि जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। किस चीज की? पोइट्री की खेती करते हैं। अपनी वो पोएम्स को अपने जीवन में लिखते ही चले जाते हैं। मेक ए वाइनयार्ड ऑफ द कर्स, और वो क्या बनाते हैं? वाइनयार्ड बनाते हैं। जिस तरह से गुच्छा होता है अंगूर का, तो आपने देखी होगी अंगूर की फार्मिंग अगर आपने देखी है, तो जिस तरह से गुच्छा होता है अंगूर का, वहां पर इसी तरह से उनकी पोइट्री भी होती है। वो एक के बाद एक अपनी पोइट्री को लिखते चले जाते हैं। और सिंग, वो बताते हैं किस चीज के बारे में? ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस,
और वो ह्यूमन अनसक्सेस के बारे में बताते हैं, लोगों को आगाह करते हैं भाई जो अभी तक जो फेलियर रहा है ह्यूमन के बारे में, इंसानों की फेलियर का कारण क्या रहा है अभी तक, वो सारी चीजें जो हैं वो पोएट बताते हैं हम लोगों को, ताकि हम आने वाले समय में गलती ना करें। इन ए रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, देखिए रैप्चर का मतलब होता है कोई भी चीज एक अलग तरीके से बताना, उत्साह के साथ बताना, उमंग के साथ बताना। तो कोई भी फेलियर होता है ना इंसानों का, तो पोएट जो बताते हैं वो उसको इस तरह से बताते हैं ताकि आप उसे रिपीट ना करो, ठीक है। और कोई भी डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट, और आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का संकट ना आए। तो ऐसी चीजें हमें पोएट पहले ही बताते चले जाते हैं, इसलिए ओडन कहते हैं फॉलो पोएट फॉलो राइट। WB ईट्स के लिए यहां पर ओडन ने बोला है, इन द डेजर्ट ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट। और जो लोगों के दिल है ना, हार्ट का मतलब है दिल और डेजर्ट का मतलब है यहां पर रेगिस्तान। लोगों के दिल जो है ना वो रेगिस्तान हो चुके हैं। रेगिस्तान मतलब उनके अंदर कोई भी दया की भावना किसी के लिए नहीं है, कोई भी पिटी नहीं है। तो तुम अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, पोएट्स को पढ़ो, फॉलो पोएट फॉलो राइट्स यहां पर कहा गया है। तो वो कहते हैं ऐसा करने से लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, तुम्हारे दिलों में क्या होगा, फाउंटेन आएंगे। जो रेगिस्तान है जहां पर आपको धूल मिट्टी देखने के लिए सिर्फ मिलती है, रेत ही रेत देखने के लिए मिलता है, वहां पर भी फाउंटेन चलेंगे। फाउंटेन मतलब झरने चलेंगे पानी के। तो आपके दिलों में आपको बदलाव करने की जरूरत है। इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज, और जो आज के लोग क्या बन चुके हैं, समय के गुलाम बन चुके हैं। नेचर के लिए उनके पास कोई भी टाइम नहीं है, दूसरों के लिए उनके पास कोई भी टाइम नहीं है, बड़े बूढ़ों के लिए उनके पास कोई भी टाइम नहीं है। उनको क्या करो, टीच करो द फ्री मैन, कि तुम क्या हो, फ्री मैन हो, तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए फुल राइट हैं। और उनको बताओ हाउ टू फ्रेज, और कैसे इस दुनिया की सांसारिक जो नेचुरल चीजें हैं, जो मटेरियल चीजें हैं, उनसे हटके कोई भी सांसारिक चीजें हैं उनको आओ, उनको सीखो। और कहां से सीखने के लिए मिलेंगी, पोएट्स के माध्यम से तुम्हें सीखने के लिए मिलेंगी। और WB ईट्स उनमें से एक ऐसे पोएट हैं। ओडन कहते हैं उनको पढ़ो, उनकी पोइट्री को पढ़ो, फॉलो करो उनकी पोइट्री को, और चीजों को आनंद लेना, हाउ टू प्रेज, चीजों का आनंद लेना सीखो, कैसे उनको प्रेज करते हैं, कैसे सारी चीजें ये चल रही हैं इस संसार की। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।